तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक मॉडल पेपर की सहायता से आपको समझाएंगे कि आपका जो 4 अप्रैल को साइंस का जो पेपर होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम ये भी बताएंगे इस मॉडल पेपर की सहायता से कि आपको किन किन सवालों की तैयारी करनी है ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। स्टूडेंट, आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप लोग हमारा वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं और जो मॉडल पेपर हमने बनाया इसको पूरा समझते हैं तो लगभग 90 से 95% जो सवाल होंगे बच्चों इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे, ये हमारा आपसे गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है साइंस का, ठीक है, वो होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों? 70 नंबर का। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन ये पहला नंबर पर आता है बच्चों आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, दूसरे नंबर पर आता है बच्चों आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और जो तीसरे नंबर पर आता है बच्चों आपका आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, और कुल मिलाकर ही 70 नंबर होते हैं इसमें। अब 70 नंबर कैसे होते हैं बच्चों? फिजिक्स के होते हैं। फिजिक्स जो आती है बच्चों 25 नंबर में आती है, यानी जो भौतिक विज्ञान है 25 नंबर में आता है। ठीक है, और रसायन विज्ञान है बच्चों वो आपका 20 नंबर में आता है। ठीक है, और जो आपका बच्चों जीव विज्ञान है वो आपका 25 नंबर में आता है। यानी आपका जो फिजिक्स है बच्चों, जो आपका फिजिक्स है बच्चों कितना, वो फिजिक्स आएगा बच्चों आपका 25 नंबर में आएगा। ठीक है, और जो आपका जो केमिस्ट्री है वो आपका जो आएगा वो आपका 20 नंबर में आएगा, और जो आपका बच्चों आपका बायो है, ठीक है, वो आपका कितने नंबर में आएगा? वो भी आपका बच्चों 25 नंबर में आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, वो आपका 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का बच्चों? 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो 25 नंबर में आपके जो फिजिक्स आएगी, 20 नंबर में केमिस्ट्री आएगी, और 25 नंबर में क्या आएगी बच्चों? आपकी बायोलॉजी आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर बच्चों 70 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं मॉडल पेपर को। तो देखिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। देखिए पहले हम आपको समझाएं। देखिए ये देखिए स्टूडेंट, हमने कैटिंग लगाया, ध्यान से समझें। देखिए क्या है, देखिए मॉडल पेपर 2022 कक्षा 10 विज्ञान पूर्णांक आप जानते हैं, मैंने आपको बताया 70 नंबर का होगा। ठीक है, और समय कितना रहेगा बच्चों? 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले देखिए बच्चों हम फिजिक्स वाला भाग से पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है देखिए ध्यान समझे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -20 सेमी, -10 सेमी, +40 सेमी और +10 सेमी। तो स्टैंड याद रखें, देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। अब देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी बच्चों? 20 सेमी है। कितनी बच्चों? वक्रता त्रिज्या कितनी बच्चों? 20 सेमी स्टैंड। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी आधी होगी। ठीक है, आधी का मतलब कितनी? इसकी हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर देखो मैंने हाईलाइट किया है रेड पेन से, ताकि आपको आंसर पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो आपका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों? -10 सेमी होगी। किसकी? जो आपका जो अवतल दर्पण दिया है इसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों कितनी? 20 सेमी है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? 10 सेमी होगी। ठीक है, और अवतल दर्पण इसलिए क्या की ये माइनस की होगी। बात समझ में आ रही है। अगर ये जो आपका जो दर्पण बच्चों दिया है, अगर ये उत्तल दर्पण होता बच्चों, कौन दर्पण होता? उत्तल दर्पण होता, तो आंसर आपका ठीक होता है ये +10 सेमी। याद रखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है और उत्तल की प्लस की होती है। उत्तल के लिए तो ये ठीक होगा, लेकिन हमसे पूछा गया अवतल के लिए पूछा गया, तो आपका ऑप्शन बच्चों ये वाला ठीक होगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बताना बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है बच्चों क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत है बच्चों। जो मैंने रेड कलर से लिखा हाईलाइट करके बच्चों वही आपका आंसर बच्चों ठीक है। रखना, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है बच्चों वो क्या है? आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, स्वस्थ आँख में इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी इसके अंदर कोई दोष ना हो, ना निकट दृष्टि दोष हो, ना दूर दृष्टि दोष हो। ठीक है, तो अगर आँख स्वस्थ है बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसी आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? ऐसी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है बच्चों। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका याद रखना। स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? रेटिना पर बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गतिमान आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए गतिमान आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है क्या? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, और जो तीसरा ऑप्शन है देखिए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और जो चौथा ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? इसका ये तीसरा ऑप्शन ठीक है, यानी गतिमान आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है,
बात समझ में आ रही है। वैसे जनरली इलेक्ट्रॉनिक गति करता है, प्रोटॉन गति नहीं करता है, ठीक है। तो जो गतिमान आवेशित कण होता है बच्चों, वो वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। तो याद रखें, एक बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गतिमान आवेशित कण वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपके का, ख, ग, घ यानी 4 जो सवाल थे बच्चों, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स वाले खंड आ से, यानी भौतिक विज्ञान से, ठीक है। बात समझ आप लोगों को। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो विकल्प होंगे बच्चों आपके 1-1 नंबर के होंगे। अब ये जो सवाल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में ये बच्चों आपके 2-2 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 का क्या देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी है, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। देखिए तो याद रखें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको याद करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, 1 एम्पेयर को परिभाषित कीजिए। यानी ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका बहुत कई बार एग्जाम पूछा गया है, 1 एम्पेयर की परिभाषा क्या है। ये इंटर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखें, 1 एम्पेयर की परिभाषा भी आप जरूर याद कीजिए, ठीक है स्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए यदि आए किसी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना बच्चों, 2 है। अपवर्तनांक कितना बच्चों, 2 है। क्रांतिक कोण कितना होगा। देखिए ये सवाल है, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। किसी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना बच्चों, 2 है। क्रांतिक कोण कितना होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है स्टैंड। तो देखिए स्टैंड, अपवर्तनांक कितना दिया, देखिए स्टैंड अपवर्तनांक दिया है ये 2, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए अपवर्तनांक को लिखते हैं बच्चों, म्यू से भी लिख लेते हैं और एन से भी लिख लेते हैं, कैसे भी लिख लो। और कितना दे रखा है बच्चा, आपको 2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, क्रांतिक कोण बताना है, तो इसमें सूत्र होता है क्रांतिक कोण, फार्मूला जो होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, बस सूत्र को समझे। सूत्र होता है इजिकल टू एन इजिकल टू या म्यू इजिकल टू होता है बच्चों 1/sin c, 1/sin c, जहाँ c जो है यही क्रांतिक कोण है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण बताना, तो इस वैल्यू को इधर लिख आइए। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका sin c इजिकल टू हो जाएगा 1/n, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए, आप सॉल्व करते हैं 1/n, n की मान कितना बच्चों, 2 है। इधर क्या चल रहा है आपको बच्चों, sin c चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, sin c, ठीक है। अब साइन में आपको ये पता होना चाहिए, साइन में 1/2 किसका मान होता है बच्चों, साइन में 1/2 मान होता है sin 30 का। तो ये बच्चों हम 1/2 को लिख सकते हैं sin 30 लिख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 अंश आएगा। तो मैं तो ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टैंड, ठीक है। तो ये 2 नंबर का सवाल था बच्चों, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात क्या है, देखिए तीसरा सवाल है तीसरे का, ठीक है। क्या है देखिए, 15 सेमी फोकस दूरी वाले दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, देखो उत्तल दर्पण से कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। यानी 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, दर्पण आता है, दर्पण कौन सा बच्चे, उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी प्लस की होगी। अभी मैं शुरुआत में बता रहा था कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी बच्चे वो प्लस की होती है, ठीक है। तो कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी बच्चों, 10 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताना, और इसकी प्रकृति बतानी है कि वास्तविक होगा कि आभासी बना होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तीसरे का क्या देखिए, फोकस 15 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है ना, फोकस दूरी प्लस की होगी। यानी एफ बराबर जो होगा बच्चों क्या होगा वो, चलिए मैं इसको तरह सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इस सवाल के लिए देखिए एक्सटेंड एफ बराबर कितना दे रखा है आपको, प्लस का 15 सेमी दे रखा है, ठीक है। कोई वस्तु या बिंब है, यानी वस्तु की दूरी वो कितने रखी है, वो दर्पण से माइनस के आपका 10 सेमी दूरी पर रखी है। याद रखें, दर्पण कोई सा भी उत्तल या अवतल हो, यू का मान नेगेटिव ही होता है, ठीक है। आपको बी का मान बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है स्टैंड, फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला होता है स्टैंड कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 1/f का वैल्यू होगी 15, ठीक है, बराबर 1/ कितना जगह चाहिए, बी आपको निकालना है। देखिए 1/u, यू का मान देखिए यहाँ प्लस है और यू का मान कितना है माइनस के 10, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए आगे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा बच्चों 1/15, इधर आगे प्लस का हो जाएगा 1/10 इजिकल टू हो जाएगा 1/v, ठीक है स्टैंड। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम बच्चों 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो 15 के बारे में 30 दो बार, 15 से 30 दो बार कटेगा, 15 दूनी 30 और 10 से 3 बार कट जाएगा, 10 या 30 3 आ जाएगा 1/v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा और ये आपका बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। 1/v सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए 5 के अनुपात 5 छंग 30, तो ये होगा 1/6 इजिकल टू होगा 1/v, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब सॉल्व करेंगे तो b इजिकल टू कितना आएगा बच्चों, b इजिकल टू आएगा बच्चों आपका 6 सेमी, कितना आएगा बच्चों
6 सेमी। याद रखना, देखो प्लस का आ रहा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों? 6 सेमी दूरी पर बनेगा, ठीक है। आभासी होगा प्रतिबिंब, ठीक है, और दर्पण से कितनी दूरी पर होगा बच्चों? 6 सेमी दूरी पर होगा। आभासी और दर्पण से 6 सेमी दूरी पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया स्टैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सॉल्यूशन बताया, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फोकस दूरी आपको दे रखी बच्चों 15 सेमी, ठीक है। यू का मान दे रखा था आपको 10 सेमी। दर्पण कोई सा भी हो, यू का मान नेगेटिव होता है, आपने सॉल्व करके देखा, वैल्यू कर सॉल्व कर स्टैंड में फाइनली आंसर कितना है बच्चों? बी का मान कितना है? 6 सेमी आया। बी का मान प्लस का है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? आभासी होगा, ठीक है। ओके, बस मेरे आप लोगों को, और आभासी प्रतिबिंब बच्चों सीधे होते, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का हो गया, 3 का खास सवाल क्या? देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किस रंग का सबसे कम होता है स्टैंड, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल, धुआं, वायु आदि के कण हो, तो उन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और आप ये कहा कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसका सबसे कम होता है। तो याद रखना, सबसे अधिक जो होता है बच्चों, सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है बच्चों। किसका होता है? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम जो होता है बच्चों वो आपका लाल रंग का होता है। क्या होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या है? यानी आपका जो जनरेटर है डायनोमो, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। प्रत्यावर्ती जनरेटर क्या है, इसका सिद्धांत, रचना एवं क्रियाविधि का सत्यापन कीजिए बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे 7 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना है, थ्योरिकल सवाल है, ठीक है। या तो आप ये क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है, और या फिर आप इस न्यूमेरिकल को, ये अथवा में आ रहा है ना, और देखो यहाँ पे ये भी अथवा में था, इन दोनों में से भी कोई से एक करना था स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे भी कोई से एक अथवा में करना था स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये भी अथवा में आ रहा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको कर दीजिए, चाहे बच्चों आप इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दीजिए। ये न्यूमेरिकल एक दे रखा है, ठीक है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों ये जो सिलेबस है बच्चों आपका फिजिक्स से ही पूछा जाएगा, यानी फिजिक्स से इतना सिलेबस आप तैयार करते हैं तो मैं मानता हूँ बच्चों फिजिक्स में आपके लगभग 90% नंबर बच्चों इसी क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे। शर्त है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर बच्चों अच्छे से तैयार करना होगा स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, केमिस्ट्री में क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टैंड अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। जो आपका खंड बच्चों क्या है? खंड बा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था, आपका जो क्वेश्चन पेपर बच्चों वो 3 खंडों में आएगा, ठीक है। तो देखिए खंड अगर हम देखें किस में? बा में, ठीक है। और ये क्या बच्चों? रसायन विज्ञान, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसका पहला सवाल। ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे पहले 3 या 4, ठीक है स्टैंड। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने पहले लेकर के ध्यान से समझें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा होगा? मैंने पहले ही हाईलाइट कराया, क्या होगा बच्चों? NaHSO4, NaHSO4 अम्लीय लवण, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और मैंने वही क्वेश्चन बच्चों अटेंड किए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल, 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 याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या? एथेनॉल है, ठीक है। अच्छा आगे पूछा गया निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, यानी वीक एसिड कौन सा है? तो याद रखना वो क्या बच्चों? हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN है। क्या है बच्चों? HCN है। और ये तीनों HCl है, HNO3 और H2SO4 है, ठीक है। ये दोनों क्या बच्चों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये प्रबल अम्ल है। जबकि ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है HCN, ये आपका बच्चों दुर्बल अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है, स्टैंड रिएक्शन है Fe2O3 2Al एरो 2Al2 Al2O3 + 2Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखना बच्चों ये एक विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। क्या ये एक विस्थापन अभिक्रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और NCERT से है ये सवाल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब थ्योरिकल देखिए, थ्योरिकल में है दहन पर टिप्पणी लिखिए। दहन पर टिप्पणी लिखिए यानी दहन का मतलब अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या क्या बनता है? तो देखिए स्टैंड याद रखें, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी कॉमन बनती है। एक तो CO2 जो धुएं के रूप में होती है, ठीक है, और आप जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, चाहे एक बने चाहे 2 बने, ठीक है। तो दहन अभिक्रिया को याद रखना है स्टैंड, ठीक है। दहन में क्या होता है? किसी चीज़ को हम जलाते हैं, जैसे मेथेन एथेन को जलाएंगे, ठीक है। अभी एक सेक्शन इसकी आएगी दहन अभिक्रिया को, मैं नीचे भी समझाऊंगा, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छठे का खा, ये छठा सवाल शुरू हो गया था। छठे का खास सवाल क्या? देखिए अम्ल तथा क्षार की उदाहरण सहित व्याख्या, यानी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनको ये उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, मतलब उदाहरण सहित की परिभाषा बतानी है, ठीक है स्टैंड। आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है।
ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बताता चलूँ कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। और अम्ल क्षार भी बहुत आसान है, जो जलीय विलयन में H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो जलीय विलयन में OH- देते हैं वो क्षार होते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं बच्चों जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं, कौन, एसिड, यानी अम्ल जो होते हैं H+ देते हैं, और जो बच्चों क्षार होते हैं ना, क्षार, वो क्या देते हैं बच्चों, OH- देते हैं, क्या देते हैं, OH- देते हैं, ठीक है। H+ कौन देगा, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है। और H कौन, ये कौन देगा, NaOH वगैरह, ये क्षार है, NaOH है, KOH, ये क्षार होते हैं, ठीक है। तो जो H+ देता है वो अम्ल होता है, जो H- देता है वो क्षार होता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसका खास सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। तो बे ऑक्साइड जिनमें अम्ल तथा क्षार, जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बात में आप लोगों को तो याद आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री का ये लास्ट सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। क्या देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि एवं उपयोग, गुण एवं उपयोग बताने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, कितने नंबर का, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अथवा मैं चाहता तो आप ये कर लीजिए, आप या तो इसको सवाल कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है जब केवल रासायनिक संबंध दीजिए, देखो जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, यानी ये बात आपको बच्चे एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। इसका जवाब बच्चों मैंने इसके नीचे लिख रखा है, इसका जो जवाब है वो ये है, यानी ये आपका जिंक हो गया और ये आपका तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ये हो गया। रिएक्शन होगी तो कुछ नहीं होगा, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, Zn इस H2 को अलग कर देगा यहाँ से, तो H2 बच्चों देखो गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा और Zn SO4 के साथ मिल जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O होता है और H2O जल के साथ घोला तो क्या बनेगा आपको, 2NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक क्षार है, ठीक है। अच्छा, मैथेन को जलाया जाता है, देखो मैं जो बताया था दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया जो मैं आपको समझा रहा था बच्चों, दहन पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है, वो यही बताता है ना। तो देखो वही यहाँ पे रिएक्शन में लिखिए, मैथेन को जलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो मैथेन CH4 है, और जो किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं बच्चों वहाँ पर ऑक्सीजन का होना जरूरी है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे कोई भी चीज़ जलाना पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्शन जब कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, H2N वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और आपका CO2 बनेगा, जो धुएं के रूप में जाता है काला काला, ठीक है। तो ये तीनों जो रिएक्शन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता, या तो इस सवाल को प्लास्टर और पेरिस वाले कर लिए तो 7 नंबर मिलेंगे, या फिर आप इस वाले सवाल को कर दीजिए, तीनों रिएक्शन कर दीजिए तो भी आपको 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है स्टैंड। अच्छा, तो ये बच्चों ये जो पोर्शन था बच्चों, ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन की। अब चाहे तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्टैंड में कौन कौन से सवाल यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में मैंने शामिल किए हैं। बहुत याद रखना, वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं स्टैंड अब इसके बायोलॉजी वाले पोर्शन की। तो बायोलॉजी वाले में देखते हैं देखिए क्या होता है, जीव विज्ञान में देख क्या आएगा, ठीक है। देखिए स्टैंड ध्यान समझें, समझते हैं। देखिए पहला सवाल, तो एक स्टैंड क्या है, देखिए पहला सवाल समझें, देखिए खंड सा, ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम का जो पौधों में जो जाइलम का काम होता है वो क्या काम करता है, वो क्या होता है बच्चों, जल का वहन करना, यानी जल को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम कौन करता है बच्चों, जाइलम करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए होता है, जल का वहन करने में, जल को पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं क्या, परागकण, ठीक है। परागकोश में क्या होते हैं बच्चों, परागकण होते हैं, याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। याद रखना इन सवालों की आपको तैयारी करनी ही करनी है स्टैंड, इन्हीं में से मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, आपको बता रहा हूँ। आगे देखें, मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है डबल टी और ये एक स्मॉल में होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो सही आंसर है बच्चों, जो सही आंसर है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं स्टूडेंट, बाकी 3 ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन बहुत अच्छा सवाल है, मुकुलन पाया जाता है कहाँ बच्चों, हाइड्रा में पाया जाता है, कहाँ जाता है बच्चों, हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये थ्योरिकल सवाल आ गया यहाँ से, दंत क्षरण यानी दांतों का जो क्षरण होता है, दांत जो गिर जाते हैं बच्चों के या बड़ों के, दांत जो टूटते हैं ना, उसकी बात चल रही है। तो दंत क्षरण क्या से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को आपको याद करना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, DNA का पूरा नाम लिखिए, DNA का पूरा नाम लिखना है, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, ठीक है। तो DNA का आपको पूरा नाम लगता है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बात में आ रही तो इसका DNA का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, गा का सवाल क्या देखिए, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण
में अंतर लिखिए। तो ये जो सवाल मैं आपको बता रहा बच्चों, इनकी तैयारी करनी ही करनी है आपको, सब क्वेश्चन बैंकों में आपको मिल जाएंगे, है ना। प्रभावी तथा अप्रभावी लवण लक्षण लक्षण में क्या अंतर है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या तो ये कर दीजिए, चाहे अथवा में ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। लसिका परिवहन के कार्यों का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई सा आप क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए इसका खा क्वेश्चन क्या, देखिए खा है, देखिए परागकण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। परागकण कहाँ है, क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उल्लेख कीजिए। यह भी आपको थ्योरिकल याद करना है। अब ये ना कर पाए तो आप अथवा में ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। नीचे वाला क्या है, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं, मेंडल के वंशागति नियमों को इसके आधार पर या इसके माध्यम से स्पष्ट कीजिए। याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, जो आपको 4 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 12, ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपको साइंस के पेपर का, जो आप लोगों से 7 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर बच्चों, 7 नंबर में। और ये भी अथवा में होगा, क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, देखिए बाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चाहे तो आप ये याद कर लीजिए, चाहे तो आप ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई सही करेंगे, 7 नंबर में 7 नंबर आपको बच्चों मिलेंगे, ठीक। क्या है, लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं, नर तथा मादा में लिंग गुण सूत्रों का विन्यास लिखिए, ठीक है। तो याद रखें, दोनों में से कोई से करना हो, दोनों के लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। चाहे तो इसको कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए, लिंक करिए, दोनों क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। बस में आप लोगों को तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रकार से हमने ये आपका जीव विज्ञान का पेपर भी आपको समझाया स्टैंड। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चों कि इन क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे तो देख लेना कि आप जब क्वेश्चन पेपर जब मतलब एग्जाम जब करके आओगे तो आप क्वेश्चन पेपर मैच करके देखना, इससे बहुत ज़्यादा सवाल इसी क्वेश्चन पेपर से आपको देखेगा कि हाँ एग्जाम में आप पूछे गए थे स्टैंड, ठीक है। तो याद रखें, तीनों क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझाएं स्टैंड, और तीनों का अच्छे से तैयारी करना स्टैंड। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।